नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। देखिएगा, सबसे पहले तो आज आपको रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सीटेट से रिलेटेड कि बदलाव क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें पेपर करना है, इन तीन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि क्या चेंज होने वाला है, एक्चुअल में कैसा पेपर आएगा, क्योंकि खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं। दूसरा, जो बच्चे लास्ट टाइम रह गए हैं, किसी के 2 मार्क्स से रह गया, कोई 3 मार्क्स से रह गया, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि भाई क्वेश्चन पैटर्न में, पेपर पैटर्न में क्या बदलाव है कि नहीं है, या क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। तो उसी के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, जो बदलाव है सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, वो बदलाव सिर्फ एक है कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होंगे। क्वेश्चन जो है आपके इस प्रकार से होंगे कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बना रहिएगा। देखिएगा, पहले मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट वाला जो सीटेट हुआ था उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार उनको ध्यान से देखिएगा। जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ये हमारा साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन रहता है उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 और न ही 2, केवल 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं। हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को लीजिएगा, इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्या कि शिक्षार्थियों में जो भिन्नताएं होती है, शिक्षार्थियों में जो व्यक्तिगत अंतर जो होता है, तो उसमें शिक्षक को किस आवश्यकता के लिए संवेदनशील होना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, बिल्कुल शिक्षक को इस चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए कि भाई इस बच्चे की क्षमता अलग है, सीखने का इसका स्तर अलग है, क्योंकि हर एक क्लास में बच्चा अलग अलग उसका मेंटली लेवल होता है। कोई बच्चा धीरे से सीखने वाला होता है, कोई गॉड गिफ्टेड होता है, जल्दी से सीख जाता है, और कोई मीडियम बुद्धि का होता है, सामान्य बुद्धि का। तो ये अंतर रहता है, बिल्कुल इसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नता है। बिल्कुल देखिएगा, इसको नेगेटिव नहीं मानना है। हमें बच्चे की हर एक उसकी जो बैकग्राउंड है उससे भी हमें परिचित होना चाहिए, उससे भी हमें शिक्षक को मतलब परिचित होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी परेशानी को समझ सकता है, उसके लेवल को समझ सकता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या क्या उसके लिए सुधार किए जाए, इन चीज़ों के बारे में वो तभी समझ सकता है। तो भाषा बहुत ज़रूरी है। समुदाय, किस समुदाय से वो आता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे के बारे में ये सभी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप बोलेंगे कि ऐसे ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। देखिएगा, अभी आगे देखते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। वंचित वर्ग मतलब जिनको जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, या जो भी बच्चे जिनको जो चीज़ मिलनी चाहिए एक्चुअल में वो नहीं मिली है, तो किस तरीके से वो जो है प्रभावपूर्ण उसको कर सकता है।
उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठा कर। देखिएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ना ऐसा करने से कोई फायदा मिलने वाला है। हम किसी बच्चे को अलग नहीं बैठाएंगे, ये गलत है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए नहीं, हमें कोई दया, उसको ये नहीं दिखाना कि हम इसके ऊपर दया कर रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये कुछ ठीक लग रहा है, उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्यों लेकर के आया हूँ, ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे और कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब ये इस टाइप का क्वेश्चंस जो है आपकी थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं पे पढ़ा है तभी आप आंसर दे सकते हैं, नहीं, ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपकी सोच विश्लेषणात्मक है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको रट्टा नहीं लगाना, कोई थ्योरी डायरेक्ट आपसे कोई थ्योरी नहीं आएगी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, इस प्रकार से नहीं आएगा। अब की बार जो चेंजिंग हुआ है, यही चेंज हुआ है कि आपसे क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग टाइप से पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन जो है वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड टाइप से होंगे। देखते हैं आगे, देखिएगा, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसके विकास में, एक प्रकार से आकार देने में का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ उसकी बनावट में, नहीं, उसके व्यक्तित्व के विकास में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कह रहा है, इसने ये बात कही है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यही आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध से सिद्ध हुआ है कि आनुवांशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ये तो गलत है बिल्कुल, दोनों ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध से ये सिद्ध हुआ है कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही है, विकास, बच्चे का विकास जो होता है उसमें वातावरण की बहुत बहुत भूमिका होती है। विकास से मतलब आपका ऐसा नहीं है अकेला वृद्धि है, वृद्धि तो शारीरिक रूप से होती है जिसको मापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास जो होता है वो हम कहते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में बच्चे का, उसका मानसिक विकास कैसा है। वृद्धि केवल शारीरिक विकास के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी बताता हूँ किस प्रकार के नहीं पूछे जाएंगे, वो भी देखेंगे हम। पहले ये देखेंगे कि ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा इनका, ये आपकी सोच है, आप कैसा समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक जो आपका है उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है। आप उस टाइम पे सिर्फ आपको माइंड को सेट रखना है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आपको माइंड को सेट रखना है। अब जैसे मैथ से हम लेके चलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, सिंपल सा है, 100 का आधा 50 है, 50 से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई से मतलब 60 से अधिक है और 80 से कम है। दहाई का मतलब समझ रहे हैं ना, 6 दहाई मतलब 60, ओके, जिसको हम 60 कहते हैं, 60। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखिएगा, जो यहाँ पे इकाई का अंक है इसका 2 गुना यहाँ जो अंक आ रहा है वो है, और अंकों का योग वो 9 है। अब ऑप्शन से उठा सकते हैं, ये 9 तो है लेकिन ये 2 गुना नहीं है, 5 4 का 2 गुना नहीं है, 8 जो है 1 का 2 गुना नहीं है, 7 जो है 2 का 2 गुना नहीं है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो देखिएगा
6 जो है वो 3 का 2 गुना है, अंकों का योग भी 9 है, और ये 60 से अधिक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टाइम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे ही जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका सीटेट का ही वहीं से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अभी जो दिखाई दे रहा है ना, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसे में रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिएगा एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। ये भी एक प्रकार से आपका डायरेक्टली ही क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसमें से बड़ा दे ढूंढना पड़ेगा। आपको 5-6 दे दी है, इनमें से आपको सबसे बड़ा कौन सा है वो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे अलग अलग तरीका होता है पता करने का। पहले हम इनमें से लेते हैं बड़ी कौन सी है, या तो आप 5 को 6 से डिवाइड करके देख लो, 8 आ जाएगा, 0.8 जो है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसको करोगे तो 4 सत्ते 28, ये 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 4 5 20, तो बड़ी 5/6 है। ठीक है, इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन संभावना कम है। ओके, ये किस प्रकार का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये लास्ट टाइम वाले में है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। यही तो अंतर है। अब की वाला जो सीटेट होने वाला है उसमें अंतर क्या है, यही अंतर है कि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे एक भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी थिंकिंग बेस्ड, जो लास्ट टाइम भी पूछे गए थे। खास अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि उस टाइम आपके मान लो 30 में से कोई भी पोर्शन उठा लेते हैं, जैसे साइकोलॉजी का ले लेते हैं, 30 में से आपके 15 मार्क्स के इस प्रकार से आ गए कि आपके थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए, कुछ आपके थिंकिंग बेस्ड आ गए। तो जो आपके 15 थे वो उनका रेशियो घट जाएगा। उनमें से 5 से 4 कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, वरना सभी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड टाइप से क्वेश्चंस होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यही मेन चेंज है और कुछ खास नहीं है। अब जैसे आपको पता है मैथ्स में आपके लगभग लास्ट टाइम जो रहा था उसमें आपसे क्वेश्चंस जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस थे लगभग उनका बता रहा हूँ मैं, 15 नंबर के, 30 में से 15 नंबर के वो रहते हैं और 15 नंबर के आपके पेडागोजी बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब की बार जो ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के आने की संभावना कम है। ये सभी क्वेश्चंस आपके इसी टाइप से आ सकते हैं, या आपके मैंने आपको बताया एक क्वेश्चंस कई बार आते हैं टाइम से रिलेटेड कि एक ट्रेन वहाँ से इतने बजे चली, वहाँ पे इतने बजे पहुँची, ये कितना क्या टाइम लगा, कुछ ऐसा रहता है। उसमें पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं देते हैं, 11:40 35 मिनट ऐसे देते हैं, वो निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तब जाके वो क्वेश्चंस का आंसर आएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक और मैंने आप लोगों को बताया था जो अभी अंडरलाइन किया गया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, हम गलती करते हैं। मोस्टली आप खुद से अपना एनालाइज करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ हम ऐसी गलतियाँ करते हैं।
तो हमें ऐसी ही गलतियों को सुधारना है। देखिएगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे, आपने सब कुछ याद कर लिया है, लेकिन जो अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, जो वो टाइम होता है, वो प्रेशर जो उस टाइम पे आप लोगों के ऊपर होता है, वो कैसे झेलना है, वो झेलना जो है वो सीखना पड़ेगा आपको। उसमें आपको ये अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और फ्रेश माइंड से आपको वहाँ पे बैठना होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है ये आ रहा है, लेकिन पेपर में आपने वो गलत कर दिया, घर आने के बाद आपको पता लगा कि हाँ भाई ये तो ये था, लेकिन मैं तो गलत कराया, और उसी की वजह से आप 1-2 मार्क्स से रह गए। ऐसा एक्चुअल में होता है। इन्हीं चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिएगा, आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो पोर्शन हिंदी का लेकर के चल रहे हैं, हिंदी का हमने लगभग ग्रामर का, व्याकरण का वो कर लिया है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि भाई अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी या बहुत अच्छी वीडियोज हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू।